आंसर राइटिंग के लिए एक तो पहले तो टॉपर्स कॉपी जो पीछे लिखा क्या गया है, कितना लिखा गया है, वो देखिए कि कितना पूछा गया है उन्होंने और किस तरीके से सवाल लिखे जा रहे हैं, कितना लिखा जा रहा है और क्या स्टैट्स डाले जा रहे हैं। स्टैट्स के ऊपर काम कीजिए कि नए नए स्टैट्स आपके पास आंसर्स के अंदर हों सभी के सभी, और कितने डायमेंशंस पे आप सवालों को खोल पा रहे हो। पेस्टल एनालिसिस हम कहते हैं आमतौर पे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल वगैरह, टेक्नोलॉजिकल सब कुछ है। इस तरीके के आप आंसर्स कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप पहले से तैयार करके रख सकते हो जो कि बाद में काम आ सकती हैं आपको आराम से। तो ये वाली सारी चीज़ें आप कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम क्या है? आप नाम बता दीजिए प्लीज़। धीरज पंचाल, चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ से हो। और सर बोर्ड कौन सा है आपका? स्वेन सर का बोर्ड था, बीवी स्वेन सर का बोर्ड था। ओके ओके। काफ़ी कॉर्डियल थे। अच्छा, तो बढ़िया बोर्ड। अभी सर कितने बोर्ड चल रहे हैं फिलहाल? मैं ये जानना चाहूँगा पहले, आपको पता हो तो। 6 टेबल्स थे तो 6 ही हैं अभी सभी के सभी। तो मीडियम कौन सा है सर आपका? इंग्लिश मीडियम। और सर ये अटेम्प्ट कौन सा है? अटेम्प्ट है 7th, तो 7th है। अच्छा, और इंटरव्यू? इंटरव्यू 2nd था। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू है। सर मैं इसी सवाल से शुरुआत करूँगा कि आपने जब पिछली बार इंटरव्यू दिया था, किस वजह से नहीं हो पाया आपका? क्या कमियाँ रह गई थी? कुछ अपने एंड पे भी रहता है कि तुमने तैयारी नहीं कर रखी होती, अपने वर्क प्रोफाइल की तैयारी नहीं कर रखी होती। हाँ हाँ जी, अलग अलग तरीके से कई बार करंट अफेयर्स वगैरह होता है, या तुम कई बार लीडिंग क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो जी। वो चलते ही रहते हैं। तुम्हें लगता है कि बातचीत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, पर वो बातचीत नहीं हो रही होती। वो मतलब आपको फंसाया जा रहा होता है उन सवालों के अंदर। तो बेटर है कि आपको जो सवाल आते हो उस पर हाँ बोलो, और जिस पे आपको लगता है कि 2 लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, 3 लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आपकी प्रिपेयर्ड हैं, तभी आप हाँ बोलिए। नहीं, उससे पहले अगर हाँ बोलोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा ब्लफ कर रहे हो पूरे उसको, जो अपना इंटरव्यू बोर्ड है उसको ब्लफ कर रहे हो, ऐसा लगेगा। ओके सर, आप अपने इंटरव्यू में जब एंटर करते हैं पैनल के सामने, तो किस सवाल से शुरुआत होती है आपकी इंटरव्यू की? आमतौर पर नाम पूछा जाता है। अगर आपने डेजिग्नेशन वगैरह किसी के ऊपर हुआ, आप जैसे मैं तहसीलदार हूँ तो मेरे से पूछा गया था कि पहले तहसीलदार हो कहाँ पे हो, कहाँ पे पोस्टेड हो, किस तरीके से हो। फिर एक और दोस्त था, अंदर मित्र मिला था, उनका पेरेंट्स जो कर रहे हैं काम उससे भी स्टार्ट हो सकता है, कई बार हो सकता है। या सिर्फ एक और अंदर मिली थी, एक मैडम है, वो उन्होंने सीधा क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही सवाल कर लिया था, सीधा का सीधा ही। तो डिफरेंट रहते हैं सभी का, बट आमतौर पर जो जॉब्स वगैरह पे हैं वो उनका जॉब सेंट्रिक ही रहता है थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से सवाल पूछे गए इंटरव्यू में? डेप्थ से, या फिर करंट अफेयर का कोई सवाल था, या फिर कोई आपके बैकग्राउंड से कोई सवाल था? किस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे गए थे? सिंस बहुत स्टार्ट वाला टाइम है ये, 7th आज पहला ही है इंटरव्यू, पहला ही दिन है। तो डैफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पहले 1-2 हफ्ते तो आराम से, क्योंकि मेरी डिग्री थी, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उस पर काफ़ी पूछा गया था। मेरी जो जॉब है, तहसीलदार की जॉब है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। 1 या 2 क्वेश्चन इक्का दुक्का जो ऑप्शनल्स आप हैं, ऑप्शन से रिलेटेड रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर सवाल आए थे, वैसे वाले थे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर अलग अलग है। सिविल इंजीनियरिंग में किस तरीके हेल्प करेगी एडमिनिस्ट्रेशन को, वैसे ही है। तो मोर ऑफ मेरा डैफ पे ही रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा करंट अफेयर ऐसा कुछ बहुत अलग सा नहीं आ गया कि पता ही नहीं है या सुना ही नहीं है आपने। ऑप्शनल क्या है सर आपका? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, PSR। इसीलिए मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, उसी से कनेक्ट करके पूछा गया। जी, वो तभी मैं कह रहा हूँ कि डैफ पे ही अगर सोचा जाए तो डैफ पे ही पूछा गया है मोस्टली। बाकी 1-2 स्कीम्स वगैरह भारतमाला परियोजना है, पर वो अगेन फिर मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, तो वो भी वही है। हॉबीज़ वगैरह से कोई सवाल? आपकी हॉबीज़ क्या है सर? हाँ, हॉबी में फार्मूला 1 रेसिंग के ऊपर मैंने लिखा हुआ था। फार्मूला 1 वो जानना चाह रहे थे क्योंकि क्यूरियस हैं, क्योंकि सभी एज तो रहते हैं, सभी एक्सपीरियंस है, और ये गेम थोड़ी ऐसी है कि अभी 5 या 10 साल पहले ही आई है कुछ ऐसे एक्टिव बहुत ज़्यादा तरीके से। गेम तो बहुत पुरानी थी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा, अच्छी डिस्कशन हुई। 5 या 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछे उन्होंने। पूछा माइकल शूमाकर वगैरह के बारे में पूछा, आयरटन सेना के बारे में पूछा। तो हाँ, वो भी क्यूरियस थे और जानने के लिए वो था कि हाँ क्या किस तरीके की हॉबी है नहीं वाली। कितनी देर आपका ड्यूरेशन कितनी रही इंटरव्यू? कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? ये 30 के राउंड रहा होगा, 30 मिनट के राउंड, 25 से 30 मिनट के बीच में रहा। और ऑलमोस्ट एवरेज जो इससे पहले मेरे 2 या 3 बंदे गए थे उनका भी इतना ही रहा। सर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी तैयारी करी है आपने, 2 बार इंटरव्यू हुई, दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं आपकी स्ट्रैटेजी पर जानना चाहूँगा थोड़ा सा। स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, क्या कुछ अलग करते हैं आप लोग, आप जो है प्रीलिम्स को क्रैक करने की? क्योंकि मेन जो बैरियर होता है एक सीरियस कैंडिडेट के लिए प्रीलिम्स ही होता है, क्योंकि उसके बाद तो कंटेंट आ जाता है उनके पास में, बहुत सारी चीज़ें, उनकी नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो सारा खेल होता है, ऐसा ही कहते हैं कि प्रीलिम्स का ही एक बार क्रैक करने के बाद और फिर तो जो है आगे क्रैक हो ही जाएगा। तो क्या कहेंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं आप लोग? एक तो जब से कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह वाला आया है, या मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह वाला, मॉक टेस्ट वाला आया हुआ है, वो वाला काफ़ी तब सब चीज़ें हो रखी हैं। तो उससे आप ये करते हो कि आप जो जितने भी आपकी सोर्सेज हैं ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हो। अगर आप किसी एक को भी फॉलो कर रहे हो, जैसे विजन को फॉलो कर रहे हो, फोरम को फॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट एक पे ही तो स्टिक रहो कम से कम। कि अगर विजन को ही फॉलो कर रहे हो तो जितने भी करंट अफेयर्स भी देख रहे हो तो उसी के ही देखो आखिरी तक। मॉक्स भी लगाने का मन है तो वहीं से। ऊपर से एक सेकंड
चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम उसको नहीं देखते हैं कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, हम ये देखते हैं कि विज़न क्या पूछ रहा है। तो हम तैयारी विज़न की ही करते रह जाते हैं और वो पीछे से वो जो यूपीएससी अपना पूछता आ रहा है वही पूछता आ रहा है। और बेसिक सोर्स अभी आप पिछला साल उठा के देखें, पिछले 2 या 3 सालों के जब उठा के देखें, जब कट ऑफ्स भी कम रही हैं अपने आप के अंदर, तब भी हमेशा यही रहा है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल कोर से पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी से 20 से 25 सवाल आए थे, वो पूरी एनसीईआरटी से पूछे गए थे सभी। तो अगर बिल्कुल सोर्स तुम्हारे बिल्कुल बेसिक सोर्सेज तुम्हारे कवर नहीं है तो उसके बाद करंट अफेयर्स वाली तैयारी तो बहुत दूर की बात होती है। तो बिल्कुल ज्योग्राफी बेसिक है, इकोनॉमिक्स बेसिक पूछी जा रही है, पॉलिटी वही लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट लाइन्स आ रही हैं, तो उसी से आप पूरा कर दोगे तो 50-60 साल तो सवाल इसी से बन जाते हैं नॉर्मली तरीके से। तो आप कंसिस्टेंट सोर्सेज रखिए और कम सोर्सेज रखिए। ओके सर, आप कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज़ के बारे में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने साल के लास्ट पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट रहते हैं, कितने साल के करें? 2013-14 के अराउंड चेंज हुआ था, थोड़ा पैटर्न है, तो उसका सभी चीज़ें। और एंशियंट हिस्ट्री जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, मॉडर्न वगैरह, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहने वाली है, उसमें कोई करंट वाला कोई वेरिएशन नहीं आने वाला जी। तो वो आप पिछले 95 से भी लगा सकते हो आराम से, क्योंकि उसमें रेपिटेशन होती है, बुक्स वगैरह पूछी जाती है इतनी पुरानी वगैरह सब तरीके से। सर सिलेबस बहुत लंबा है, क्या कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन प्रीलिम्स के लिहाज से क्या कुछ छोड़ दिया जाए स्किप करके कि भैया अगर इसको स्किप कर दिया जाए, मतलब बहुत जीरो वेटेज है या बहुत ना के बराबर वेटेज है, तो मतलब फिर हम जो काम चलाया जा सके, क्योंकि वो कट ऑफ निकालनी होती है वहाँ तो क्या कहेंगे इसके? आप ऐसे है कि जैसे बहुत ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जैसे किसी का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा नहीं है, किसी का ज्योग्राफी बहुत अच्छा नहीं है। वो तो बात अलग है कि सिलेबस में भी कुछ अलग चेंज होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पूछा जाता उसके अंदर, वो आता ही हमारा वहीं पे ही है, मेंस में ही डायरेक्ट ही आता है हमारा। तो कुछ जो ओवरलैप नहीं बन रहे हैं वो रहने दीजिए। और उसके अलावा कुछ जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह आ रहा है तो वो बेयर मिनिमम पढ़ लीजिए कि अगर बिल्कुल भी बेसिक रेपो वगैरह के क्वेश्चन आ गए, एमपीसी के बारे में क्वेश्चन आ गए, तो वो तो निकाले ही जाएँ आराम से हमारे से, वो तो आराम से कर ही पाएँ। ज्योग्राफी का भी ऐसा है कि बिल्कुल बेसिक 9वीं 10वीं 11वीं की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो तो पढ़ के ही चले जाओ और बहुत ज़्यादा वो ना करने की कोशिश करो। कई लोग ऐसे हैं इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के पूरे नोट्स वगैरह दिख जाते हैं, पर वो 2000 पेज के नोट्स हैं, उसका रिलेवेंस नहीं है कोई भी अपने आप में। पर एनसीईआरटी है कुछ 80 से 100 पेजों वाली, तो वो पढ़ के नहीं जा रहे हैं, वहाँ से सवाल आ रहे हैं और मृणाल सर के नोट्स पूरे करके जा रहे हैं, तो वहाँ सेंस नहीं है। आंसर राइटिंग के लिए सर क्या बेस्ट अप्रोच कौन सी रहती है, किस तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन किए जा सके? आंसर राइटिंग के लिए एक तो पहले तो टॉपर्स कॉपी, जो पीछे लिखा क्या गया है, कितना लिखा गया है, वो देखिए कि कितना पूछा गया है उन्होंने और किस तरीके से सवाल लिखे जा रहे हैं, कितना लिखा जा रहा है और क्या स्टैट्स डाले जा रहे हैं। स्टैट्स के ऊपर काम कीजिए कि नए स्टैट्स आपके पास आंसर्स के अंदर हों सभी के सभी, और कितने डायमेंशंस पे आप सवालों को खोल पा रहे हो। पेस्टल एनालिसिस हम कहते हैं आमतौर पे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल वगैरह, टेक्नोलॉजिकल सब कुछ है, इस तरीके के आप आंसर्स कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप पहले से तैयार करके रख सकते हो, जो कि बाद में काम आ सकती हैं आपको आराम से। तो ये वाली सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डायग्राम वगैरह उसमें जो है वो सारी चीज़, फ्लो चार्ट्स वगैरह कितने ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहते हैं आंसर में? देखो, अगर कोई भी सवाल आप लिखोगे, आप 20 सवाल कोई एग्जामिनर भी पढ़ रहा है, तो आप मोनोटोनस नहीं चाहते हो कि सभी एक तरीके का नहीं होना चाहिए। तो अभी आप सभी में फ्लो चार्ट भी बना के आओगे वो भी बुरा है, और सभी में नहीं बना के आओगे वो भी बुरा है। तो ऐसा करो कि 2 या 3 सवालों के अंदर जैसे है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया, चौथे सवाल के अंदर फ्लो चार्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया, कहीं पे लाइन फॉर्मेट लिख दिया, कहीं पे ऐसा कर दिया कि बस एरोज से फ्लो बता दिया है कि किस तरीके से आगे के तरीके से जा रहा है। इकोनॉमिक्स में समझाना बहुत आसान रहता है, ज्योग्राफी में बहुत आसान होता है। ज्योग्राफी में हर साल इसी तरीके के सवाल आते हैं, साइक्लोन पूछा जाता है, ट्विस्टर वगैरह पूछा जाता है, तो उसका सिर्फ गोला बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, मैप्स बना लीजिए, इंडिया का मैप बना दीजिए आराम से। GS1 में, GS3 में भी बहुत कारगर होती हैं।